नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। सबसे पहले इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाना है या 12 अगस्त को। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं। उन पर भी चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है। इसके अलावा 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि को आरंभ से और रात्रि 8:25 तक भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। हालांकि भद्रा पाताल लोक में रहेगी, तो उसका क्या उपाय होगा इस पर भी बात करेंगे। तो 500 वर्षों बाद बनने वाले अद्भुत शुभ योगों का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग 11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा। अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है? तो शुभ मुहूर्त सबसे जो
सर्वश्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन स्टील की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक पानी वाला नारियल
जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आपकी गोचर कुंडली में गजब की ग्रह स्थितियां बन रही हैं। देखिए, दो मजबूत और बलवान ग्रह देवगुरु और शनिदेव दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो तीन ग्रह बहुत ही बलवान स्थिति में हैं। और इसके अलावा सौभाग्य योग भी बन रहा है, आयुष्मान योग भी बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है, गज केसरी राजयोग बन रहा है, रवि योग बन रहा है। 5 श्रेष्ठ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो इसका लाभ जरूर उठाएं। पहले समझते हैं शनि, गुरु और शुक्र के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में। तो देखिए, शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में और देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करें। देखिए, शनिदेव 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव में 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो 6ठे भाव के स्वामी का गोचर 6ठे भाव में ही है, तो विपरीत राजयोग बन गया। ऐसे ही 8वें भाव में 12 लिखा, 12 का अर्थ मीन राशि। मीन राशि के स्वामी देवगुरु। तो 8वें भाव के स्वामी का गोचर 8वें भाव में, तो यहाँ भी विपरीत ये राजयोग बन गया। तो एक नहीं, दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। विपरीत राजयोग जब बनते हैं तो क्या होता है कि शुरू के वर्षों में तो या शुरू के समय में तो थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आपका संघर्ष का समय बीत चुका है। क्योंकि देवगुरु 13 अप्रैल से ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, और शनिदेव 12 जुलाई से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो संघर्षों का समय तो बीत चुका है, अब आपको लाभ मिलने का समय आ गया है। विपरीत राजयोग बनने पर क्या होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है, और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है। कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, और ऐसा जातक अपने परिवार, मित्रों, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय भी जीवन व्यतीत करता है। अब ये शनिदेव 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु पर। शनिदेव आयु के कारक होते हैं। विपरीत राजयोग बनाने पर क्या होगा? आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। चूँकि अष्टम भाव आयु और मृत्यु का होता है, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपकी आयु में वृद्धि होगी, आप दीर्घायु होंगे, आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। 6ठा भाव होता है कर्ज का, शत्रुता का, रोग का होता है, कंपटीशन का होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है और ननिहाल पक्ष का होता है। किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। कोई पुराना कर्ज था वो उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था
उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता था। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से आपको कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यूँ तो विपरीत राजयोग का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में ही मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टम भाव में भी विपरीत राजयोग बन रहा है और अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र अकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च का होता है, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि राजयोग बनने पर देवगुरु भी आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन यश और मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, स्त्री और संतान का सुख मिलेगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, कोई गुप्त धन प्राप्त होगा, लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, कोई दिया हुआ उधार है या इंश्योरेंस के क्षेत्र से। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी, निवेश बढ़ेगा। चूँकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो कुंडली के सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जहाँ से धन के निवेश, धन की बचत का विचार किया जाता है और इसके स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं। तो ऐसे में निवेश का बहुत ही उपयुक्त समय है। प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण क्रय कर सकती हैं और ये भी बहुत अच्छा निवेश होगा। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी शिखर तक पहुंचते हैं जीवन में। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य अगर आप करते हैं, चूँकि छठा भाव जो होता है वो शनिदेव का होता है, तो रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या फिर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बनता है। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कुंडली के दशम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव होता है विदेश का और 12वां भाव जो है वो जेल, अस्पताल, राजदंड, न्यायपालिका, इन सब का भी होता है। अब यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे, गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी और आप जो भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई सामान, 4 व्हीलर खरीदने का भी योग बन रहा है। और 12वां भाव जो होता है वो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है और देवगुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही, 12वें भाव पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, आप जितना अधिक धर्म, अध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे और जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। क्योंकि शनिदेव और शुक्र का दृष्टि संबंध भी बन रहा है और समसप्तक दृष्टि संबंध बनने से क्या होगा कि शुक्र के प्रभाव में और अधिक वृद्धि होगी, तो और अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी, सुखों में वृद्धि होगी। हालांकि आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे उतना ही आपको शनि के अशुभ प्रभाव से राहत भी मिलेगी। अब
कुछ मत कीजिए। रक्षाबंधन के दिन चूँकि आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, आप प्रातःकाल सूर्यदेव को नमन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप रक्षाबंधन मनाइए। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 11 और 12 तारीख को चंद्रमा और शनि की युति भी बन रही है छठे भाव में। हालांकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मानसिक चिंता, मानसिक तनाव आपको रहेगा। तो इसके लिए अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते रहें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और दीन दुखियों गरीबों को कुछ न कुछ दान जरूर करें। रक्षाबंधन के दिन मिष्ठान वगैरह का वितरण करते हैं गरीबों में, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी, साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। एक बार आप सभी को एक फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।